हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 से 31 दिसंबर 2023 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ को अवश्य देखें। आई होप ये सभी वीडियो आपको हेल्पफुल हों, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हों। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में कहाँ देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसका आंसर है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में जो है देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा 22 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है। ठीक है, इस प्रश्न से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका प्रश्न दिया गया, हाल ही में प्रदेश में विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत कितने रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो याद रखेंगे 3 लाख रुपए का जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, ये प्रदेश में इसके लिए 3 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को 3 लाख रुपए का ऋण 5% रियायती ब्याज दर पर जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, पहले चरण में जो है आपका 1 लाख और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का ऋण जो है प्रदान किया जाएगा। हितग्राहियों को कौशल सत्यापन के बाद 5 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण तथा 15 दिन या उससे अधिक उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा। उससे अधिक दिन का जो है उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 500 रुपये दैनिक भत्ता देने का प्रावधान भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन दिवस पर किस पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है सुशासन दिवस पर, यानी कि 25 दिसंबर को। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री सचिवालय सीधे योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रख सकेंगे तथा बेहतर क्रियान्वयन न होने पर सख्ती भी बरती जाएगी। ठीक है, चलिए याद रखेंगे मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की पत्रिका कन्हार सहित अन्य प्रकाशनों का भी विमोचन किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2014 में याद रखेंगे कि 2014 में पीएम मोदी ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया था। ठीक है, सुशासन दिवस के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिएगा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया था। और इस दिवस का उद्देश्य सुशासन के माध्यम से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों व सेवाओं तक जनता की पहुंच को बढ़ाना है। ठीक है, इसकी शुरुआत ई गवर्नेंस के माध्यम से सुशासन के नारे के साथ हुई थी। इस खास मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है भारतीय स्तर पर मतलब केंद्रीय स्तर पर IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर जो है 3 नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। ये कौन कौन से हैं याद रखेंगे, माई IGOT, ब्लेंडेड प्रोग्राम्स और क्यूरेटेड प्रोग्राम्स। ये 3 फीचर्स जो हैं लॉन्च किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में धान कटाई के बाद बस्तर के ग्रामीणों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है। तो आप याद रख लीजिएगा, दियारी त्यौहार मनाया जाता है। दियारी तिहार या दियारी त्यौहार बोलते हैं इसे। ये मनाया जाता है धान कटाई के बाद बस्तर के ग्रामीणों द्वारा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। धान कटाई के बाद सप्ताह भर अलग अलग दिन अलग अलग गाँवों में दियारी त्यौहार मनाया जाता है। बस्तर में अधिकतर गाँवों में इसके लिए मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार जैसे दिन तय किए जाते हैं, तिथि के अनुसार मनाया जाता है ये किसी किसी गांव में। और त्यौहार के रात्रि में उड़िया नाट का आयोजन किया जाता है। वहीं गोवर्धन के दिन प्रत्येक गांव में मुर्गा बाजार भी लगाया जाता है। ठीक है, तो इतना फैक्ट याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में सरकार के टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान के अनुरूप राम वन गमन परिपथ के बाद अब भाजपा की कौन सी परियोजना सामने आई है। तो ये है शक्तिपीठ परियोजना। ठीक है, भाजपा सरकार की शक्तिपीठ परियोजना सामने आई है। विस्तार पर बात करेंगे। राज्य में सरकार बदलने के बाद छत्तीसगढ़ पर्यटन की नई योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिसमें अब भाजपा सरकार शक्तिपीठ योजना लेकर आई है।
कांग्रेस सरकार ने 7 अक्टूबर 2021 को राम वनगमन परिपथ परियोजना को चंद्रखुरी स्थित कौशल्या मंदिर के जीर्णोद्धार से शुरू किया था। कब? 7 अक्टूबर 2021 को। और अब जो है शक्तिपीठ परियोजना में बमलेश्वरी मंदिर डोंगरगढ़, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा, महामाया मंदिर रतनपुर, चंद्रहासनी मंदिर जांजगीर चांपा और कुदरगढ़ी मंदिर सूरजपुर को शामिल किया गया है। इन 5 शक्तिपीठों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए राज्य की टीम में किस जिले के सर्वाधिक खिलाड़ियों ने जगह बनाई है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ की टीम सेलेक्ट हो गई जिसमें रायपुर के सर्वाधिक 6 खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। बीसीसीआई के घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी क्रिकेट ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ की 17 सदस्यीय टीम की कप्तानी बल्लेबाज अमरदीप खरे को सौंपी गई है तथा उप कप्तान शशांक सिंह को बनाया गया है। ठीक है, टूर्नामेंट की शुरुआत जो है 5 जनवरी से होने जा रही है और टीम में अजय मंडल, अनुज तिवारी, आशीष चौहान, आशुतोष सिंह, एकनाथ केलकर, गगनदीप सिंह, जीवेश भट्ट, एम रवि किरण और ऋषभ तिवारी, संजीत देसाई, शशांक चंद्राकर, शुभम सिंह, सौरभ मजुमदार, सुमित रुईकर और वासुदेव बारिद शामिल हैं। और ये 2 खिलाड़ी भी हैं जिनका नाम आपको पहले बता दिया गया है, अमनदीप खरे और उप कप्तान जो है शशांक सिंह। ठीक है, तो ये 17 खिलाड़ियों की टीम जो है छत्तीसगढ़ की तैयार हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य के 68 लाख गरीब परिवारों को कितने साल तक निःशुल्क चावल देने का निर्णय किया है? तो ये जो है 5 साल तक, अगले 5 साल तक जो है मुफ्त निःशुल्क चावल देने का निर्णय किया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रचलित राशन कार्ड धारियों को पात्रता अनुसार राशन वितरण के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के अंत्योदय, प्राथमिक, निःशक्तजन और एकल निराश्रित श्रेणी के 67,92,153 पात्र राशन कार्ड धारियों को पात्रता अनुसार शासकीय उचित मूल्य दुकानों में निःशुल्क चावल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है आपका, हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस किनके पुत्रों के बलिदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है और ये जो है गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्रों के बलिदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। गुरु गोविंद सिंह के छोटे बेटे साहिबजादा जोरावर सिंह जिनकी उम्र 9 वर्ष है और साहिबजादा फतेह सिंह जिनकी उम्र 7 वर्ष थी, मुगलों द्वारा आनंदपुर साहिब पर हमले के दौरान मारे गए थे। गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी और उनके 2 बेटे साहिबजादा अजीत सिंह 18 वर्ष और साहिबजादा जुझार सिंह 14 वर्ष भी मारे गए। फतेहगढ़ साहिब उस स्थान का नाम है जहां वे शहीद हुए थे और केंद्र सरकार ने 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया था। मतलब वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए ये गुरु गोविंद सिंह के इन 4 पुत्रों के ऊपर समर्पित यह दिवस को घोषित किया था। ठीक है, आगे आपका प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किन्हें कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो CS राजन को जो है कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिल गई है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। CS राजन ने 22 अक्टूबर 2022 को बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक का पद ग्रहण किया था। उनके पास महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अक्टूबर 2018 में CS राजन को इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बोर्ड में नियुक्ति किया गया था। उनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2024 से 2 साल के लिए प्रभावी होगी। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना जो 2003 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है और उदय कोटक जो है इसके संस्थापक हैं। ठीक है, और बाजार पूंजीकरण के हिसाब से याद रखेंगे कि यह बैंक जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है यह निर्देश दिया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने
स्वच्छ ऊर्जा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम के रूप में हरित हाइड्रोजन नीति के निर्माण में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नीति का उद्देश्य इस उभरते क्षेत्र में लगी कंपनियों को प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना है। इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों की सुविधा के लिए कई सहायता उपायों की रूपरेखा तैयार की गई है। इनमें भूमि का प्रावधान और अतिरिक्त लाभ जैसे स्टाम्प शुल्क और बिजली शुल्क से छूट, साथ ही पूंजी और ब्याज सब्सिडी शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत विश्व स्तर पर किस क्रम का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है, देश बन गया है? तो ये जो है दूसरे क्रम का भारत जो है सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। इस्पात मंत्रालय के अनुसार इस साल घरेलू इस्पात का उत्पादन करीब 90 मिलियन टन तथा घरेलू कच्चे इस्पात का उत्पादन 84 मिलियन टन रहा है। घरेलू कच्चे इस्पात उत्पादन में पिछले वर्ष की समान अवधि के उत्पादन के मुकाबले 14% से अधिक की वृद्धि अर्थात 94 मिलियन टन से अधिक उत्पादन हुई है। ठीक है, इस वर्ष 27 संगठनों के साथ 57 परियोजनाओं और कुल 29 करोड़ रुपए के से अधिक के निवेश वाले एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चीन विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है, याद रखेंगे, और दूसरे क्रम पर भारत है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 27 दिसंबर 2023 को कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे अभय हस्तम मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। यह कार्यक्रम चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादे के अनुसार 6 गारंटियों को लागू करने के लिए है तथा सरकार 100 दिनों के भीतर सभी वादों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत 28 दिसंबर को राज्य भर में एक विशेष अभियान प्रजापालन शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए इसका 6 जनवरी को समापन होगा। ये 6 जनवरी को समाप्त होगा और सरकार ने प्रजापालन एप्लीकेशन का प्रारूप, लोगो और अन्य सामग्री भी लॉन्च की है। साथ ही प्रजापालन की पूरी कवायद सरकार को लोगों के दरवाजे तक ले जाने की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे अगला क्वेश्चन है आपका। हाल ही में डीएमडी के नेता और तमिल सिनेमा आइकन का निधन हो गया है। उनका नाम है कैप्टन विजयकांत। ठीक है, इन्हें कैप्टन भी कहा जाता है, विजयकांत इनका नाम है। ये हैं, विस्तार पर बात करेंगे। देशिया मुरपोक्कू द्रविड़ कड़गम में के संस्थापक और महासचिव विजयकांत का 28 दिसंबर को 71 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है। उनकी पत्नी प्रेमलता ने 14 दिसंबर को औपचारिक रूप से डीएमडीके की कमान संभाली और चेन्नई में एक पार्टी बैठक में उन्हें महासचिव घोषित किया गया। पर्दे पर सैन्य किरदारों को निभाने के कारण उन्हें प्यार से कैप्टन कहा जाता है। राजनीति में आने से पहले उन्होंने 154 फिल्मों में जो है काम किया है। विजयकांत ने 2011 से 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका। हाल ही में कहाँ राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ द्वारा। विस्तार पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर को आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन उत्तराखंड की एक निजी कंपनी द्वारा किया जाना है। यह पहल निजी सार्वजनिक भागीदारी पर आधारित है। इससे पहले मथुरा के तीर्थ स्थल गोवर्धन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध की गई थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है। हाल ही में भारत का पहला एआई शहर उत्तर प्रदेश द्वारा कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जो है लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। ग्रैंड व्यू रिसर्च की रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक एआई बाजार का आकार $137 बिलियन आंका गया है और 2023 से 2030 तक 37.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से विस्तार करने का अनुमान है। लखनऊ में एआई और मेडटेक यानी कि व्यापक एआई एकीकरण के साथ जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र है। AICOE यानी कि AICOE इसका जो केंद्र है IIIT लखनऊ में है और यह अकेले 15 से अधिक AIML स्टार्टअप का समर्थन करता है जो रचनात्मकता और उद्यमिता की संस्कृति का पोषण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में
भारतीय नौसेना ने 26 दिसंबर 2023 को कहाँ INS इम्फाल का जलावतरण किया है? जलावतरण यानी कि जल में उतारा है, तो ये मुंबई में उतारा गया है जल में। इसका इस जहाज को जल में जो है उतारा गया है, जलावतरण मतलब, ठीक है, INS इम्फाल को। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। INS इम्फाल भारतीय नौसेना का नवीनतम स्टील्थ निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है। INS इम्फाल को अक्टूबर 2023 में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। INS इम्फाल भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का तीसरा जहाज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमीशनिंग समारोह की शोभा बढ़ाई है इसके तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की भविष्य की बिजली इकाइयों के निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और रूस द्वारा जो है ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विस्तार पर बात करेंगे। दवाओं के फार्मास्यूटिकल्स पदार्थों और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही साथ रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण मार्च 2022 में शुरू हो चुका था, मार्च 2022 में शुरू हुआ था इसका निर्माण। और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली उत्पादन इकाई फरवरी 2016 से लगातार अपनी 1000 मेगावाट डिज़ाइन क्षमता पर चल रही है तथा 2027 में संयंत्र के पूरी क्षमता से चलने की उम्मीद है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखेंगे 27 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष मनाया गया। विस्तार पर बात करेंगे। महामारी की तैयारी का पहला दिवस प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 7 दिसंबर 2020 को एक प्रस्ताव अपनाया और 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के रूप में घोषित किया था। महामारी की रोकथाम तैयारी और महामारी के खिलाफ साझेदारी के महत्व की वकालत करने के लिए इस दिन का आह्वान किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, किस देश के द्वारा दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो चीन के द्वारा जो है यह प्रतिबंध लगाया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। चीन ने सामरिक धातुओं को निकालने और अलग करने की तकनीक के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कुछ दुर्लभ पृथ्वी चुंबक तैयार करने की तकनीक के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। चीन की सरकार ने दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण धातु प्रौद्योगिकियों को अपने निर्यात से प्रतिबंध और प्रतिबंध प्रौद्योगिकियों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टरबाइन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए 12वां दिव्य कला मेला 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन, व्यापम, PSC और अदर्स के लिए। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।